हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के रोजगार कौशल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, सक्रिय रूप से सुनना क्या है और सक्रिय रूप से सुनने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहले समझ लेते हैं सक्रिय रूप से सुनना क्या है। जिन बातों को हम सुनना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन बातों को सुनना ही सक्रिय रूप से सुनना कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसी बातें जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन बातों को सुनना सक्रिय रूप से सुनना कहलाता है। अब सक्रिय रूप से अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको प्रभावित कौन करेगा, ऐसी कौन सी बातें हैं जो सक्रिय रूप से सुनने को प्रभावित करती है। तो मैंने कुछ बातें यहाँ लिख भी दिया हूँ। आंखों का संपर्क, शारीरिक हाव भाव, विचलित होने से बचना, प्रतिक्रिया, ये सब चीजें आपको सक्रिय रूप से सुनने को प्रभावित करती है। एक बार और लिख देते हैं। आंखों का संपर्क, अगर आप किसी बात को सुन रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सक्रिय रूप से नहीं सुन पाएंगे। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं तो आप सक्रिय रूप से नहीं सुन पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आंखों का संपर्क। फिर है शारीरिक हाव भाव, दूसरा कारक है शारीरिक हाव भाव। शारीरिक हाव भाव का मतलब होता है आप बात करते समय एकदम शांत रहें, शरीर को स्वस्थ रखें, एकदम फ्रेश रखें, तो आप चीज़ों को आसानी से सुन सकते हैं। अगर आपके हाथ पैर मटक रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, पैर अव्यवस्थित है ऐसे, तो फिर आप सक्रिय रूप से नहीं सुन पाएंगे। फिर विचलित होने से बचना, तीसरा कारक है विचलित होने से बचना। बात करते समय कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए और अजीब सी हरकतें नहीं करना चाहिए, तो आप सक्रिय रूप से सुन सकते हैं। फिर है प्रतिक्रिया देना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संचार चक्र का सबसे इंपॉर्टेंट कारक है प्रतिक्रिया। अगर आप बात करते समय या संचार करते समय प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो फिर संचार पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, सक्रिय रूप से सुन रहे हैं और आप प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हैं, जैसे आपको किसी ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग भेजा और आपने उसको वापस गुड मॉर्निंग नहीं भेजा, तो फिर तो संचार हो नहीं पाएगा। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप सर भी नहीं हिला रहे हैं, हूँ हाँ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप सक्रिय रूप से नहीं सुन रहे हैं। इस तरह से सक्रिय रूप से सुनने के 4 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं: आंखों का संपर्क, शारीरिक हाव भाव, विचलित होने से बचना और प्रतिक्रिया। इसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है, सक्रिय रूप से सुनने के चरण कौन कौन से हैं। सक्रिय रूप से सुनने के चरण मतलब होता है, अगर आप सक्रिय रूप से सुन रहे हैं तो आपको किन बातों पर काम करना पड़ेगा। पहला है प्राप्त करना। सक्रिय रूप से सुनने के पहला चरण क्या है? प्राप्त करना। जो भी आप सुन रहे हैं उसको आप प्राप्त तो करें पहले। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस बात को सुने, सुनना या फिर प्राप्त करना। फिर दूसरा है उस बात को समझना। अभी एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। फिर तीसरा है याद रखना। चौथा है मूल्यांकन करना। और फिर चौथा है प्रतिक्रिया। देखिए, प्रतिक्रिया हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा, सक्रिय रूप से सुनने के कौन कौन से चरण हैं। जैसे एग्जाम्पल बोल रहा हूं, हमारी मम्मी ने हमसे कहा कि जाओ और मार्केट से कुछ चीजें लेके आना। तो माँ जो हमसे बोल रही है उसी बात को सुनना तो सक्रिय रूप से सुनना है। हमको सबसे पहले माँ की बातें सुनना पड़ेगा, बातों को सुनना ही प्राप्त करना है। फिर जो बात माँ ने समझाया कि इतनी मात्रा में, जैसे शक्कर लेके आना है आपको 2 किलोग्राम, सब्जी लेके आना है आपको इतनी, तो उस बात को समझना भी तो पड़ेगा, तभी तो आप सक्रिय रूप से सुन रहे हैं। और फिर तीसरा है उन बातों को याद भी रखना पड़ेगा। चौथी बात है मूल्यांकन करना, मतलब कि उस चीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना दिमाग में कि हाँ ये बातें थी। और लास्ट है प्रतिक्रिया। जब आप मार्केट जाओ और उन चीज़ों को लेके आ जाओ तो वो चीज़ों को लेके आना ही प्रतिक्रिया है। तो इस तरह से आप सक्रिय रूप से सुनने के ये चरण एक बार आप लिख रहेगा। फिर है अगला क्वेश्चन, आदर्श संदेश की विशेषताएं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आदर्श संदेश क्या है। एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, कोई भी आ जाओ यहाँ पे और ये बताओ कि आदर्श संदेश क्या है। कोई भी आ जाओ, एक बच्चा आ जाओ, कोई भी बताओ बच्चा, आदर्श संदेश क्या है? आदर्श संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक होता है। हाँ, थैंक यू। आदर्श संदेश मतलब होता है ऐसा संदेश जो स्पष्ट रहे, संक्षिप्त रहे और सटीक रहे। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाई हुई बातें अगर स्पष्ट है, आप तक साफ सुथरी आवाज़ जा रही है, स्पष्ट बातें लिखी है, छोटी कम बात में बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और सटीक बातें बोल रहा हूं, तो वो संदेश कैसा है? आदर्श है। जैसे एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो ये स्पष्ट बात है, बिल्कुल आदर्श संदेश कहलाएगा। वो स्पष्ट बोला है, संक्षिप्त बोला है और सटीक बोला है। जैसे मैंने कहा सर मे आई कम इन,
एक बच्चा बोल रहा है सर मैं आई कम इन, तो वो स्पष्ट बात है, वो आदर्श संदेश है। अगर वो दुनिया भर की बातें बोल के और इसी बात को बोलना चाह रहा है तो फिर वो आदर्श संदेश नहीं कहलाएगा। आदर्श संदेश का मतलब ही होता है कि स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। देखिए आदर्श संदेश कैसा होना चाहिए? स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। तो ये हो गया आदर्श संदेश की विशेषताएं, 3 विशेषताएं होती है। अगला प्रश्न है लक्ष्य निर्धारण क्या है? लक्ष्य निर्धारण क्या है? एक और बच्चा कोई आओ और बता दो यहाँ आके, कोई भी बच्चा जाओ, एक आध कोई बॉयज में आ जाओ। लक्ष्य निर्धारण क्या है? हम क्या चाहते हैं और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य पर निर्धारित करता है। एक बार फिर से बोलिए। हम क्या चाहते हैं और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य पर निर्धारित करता है। वेरी गुड। हम क्या चाहते हैं और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे लक्ष्य पर निर्भर करता है। आपका भी कोई लक्ष्य होगा, हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य को बोलते हैं कि हम क्या चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा, हम लोग बोलते हैं कि आप बताओ खड़े होके कि आप क्या बनना चाहते हो, वो बोलता है मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई शिक्षक बनना चाहता हूँ। हम जो चाहते हैं वही हमारा क्या है? लक्ष्य है। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वो हमारा लक्ष्य है। अच्छा, लक्ष्य का निर्धारण क्या है? लक्ष्य को निर्धारित कैसे करोगे? लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य कैसा होना चाहिए? तो लक्ष्य होना चाहिए मापने योग्य। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? तो मापने योग्य। अब कोई व्यक्ति जो है वो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत कमजोर है और वो बोलता है कि मैं IAS बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, तो फिर ये बात सही नहीं है। लक्ष्य हमेशा कैसा होना चाहिए? मापने योग्य। जो हम हैं उससे रिलेटेड तो होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। लक्ष्य मापने योग्य होना चाहिए, लक्ष्य का कोई उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करने के विभिन्न चरण होने चाहिए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो विभिन्न चरणों में उस काम को करना पड़ेगा। लक्ष्य प्राप्त करने के विभिन्न चरण होने चाहिए। लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक मतलब कि जो आपसे मैच करे, आपकी चीजों से जो चीजें मैच करे वो वास्तविक लक्ष्य होता है। और फिर है लक्ष्य प्राप्त करने की कोई समय सीमा होनी चाहिए। देखिए दोबारा रिपीट करते हैं, लक्ष्य क्या है? तो आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसको लक्ष्य कहते हैं। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? मापने योग्य होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के कोई उद्देश्य होने चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के विभिन्न चरण होने चाहिए। लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन हमने लिया है तनाव प्रबंधन क्या है? चलिए ठीक है, किसी स्टूडेंट को बोला लेते हैं, एक आध कोई बच्चा आ जाओ और बताओ तनाव प्रबंधन क्या है? अप्रसन्नता अथवा निराश होना तनाव कहलाता है। जब परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती तो इससे तनाव हो सकता है। नहीं, धीरे धीरे बोलो बच्चा। अप्रसन्नता अथवा निराश होना तनाव कहलाता है। जब परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती तो उससे तनाव हो सकता है। वेरी गुड। अप्रसन्नता तनाव है। जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, हम जो चाहते हैं वो चीजें नहीं हो रही है, तो वो कहलाएगा तनाव। अब प्रश्न है तनाव को प्रबंधित कैसे करें? देखिए, अगर आप अप्रसन्न हैं, चीजें आपके अनुकूल नहीं चल रही है, जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति को तनाव कहेंगे ना। जैसे आपने चाहा कि आज छुट्टी हो जाना चाहिए था और छुट्टी नहीं हुई, आपको स्कूल आना पड़ गया, तो वो आपके अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो आपको तनाव हो सकता है। आपने चाहा कि मम्मी ये भोजन बना देती, मुझे दाल चावल पसंद नहीं है, मुझे किसी प्रकार की सब्जी खाना था, और मम्मी ने दाल चावल ही बना दिया, तो आपको तनाव हो जाएगा। जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती तो उस स्थिति को बोलते हैं तनाव। अब तनाव प्रबंधन कैसे करेंगे? तनाव प्रबंधन के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? तो हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। तनाव प्रबंधन करने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा ही सकारात्मक होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि हम लोगों को जैसे हमने कहा कि मम्मी मुझे दाल चावल नहीं खाना, मुझे सब्जी खाना, और मम्मी ने दाल चावल ही बना दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम मन में क्या सोच लें, सॉरी हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक हो गया ये। सोच हमेशा कैसी होनी चाहिए? तो सकारात्मक सोच होनी चाहिए हमेशा। हम लिख रहे हैं तनाव प्रबंधन के तरीके। पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो भी आपको तनाव हो सकता है, इसलिए पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। नींद पूरी हो जाती है तो तनाव वैसे भी कम हो जाता है। फिर हमेशा स्वस्थ भोजन करना चाहिए। स्वस्थ का मतलब होता है जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व रहे, ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे आपके शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। स्वस्थ भोजन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, दोस्तों से बातचीत करना चाहिए,
शारीरिक व्यायाम करना भी जरूरी है। शारीरिक व्यायाम करने से तनाव कम हो जाता है। फिर है दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात करना। जब आप तनाव में रहते हैं तो आपको दोस्तों से बात करना चाहिए या फिर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा मेंबर रहता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, मामा चाचा कोई भी हो सकते हैं, उनसे बात करना जरूरी है जिससे आपका तनाव कम हो सकता है। और फिर हमेशा नए विचार लाने चाहिए। एक और तरीका है नए विचार। पुरानी बातों को भूलकर हमें हमेशा नए विचार लाते रहना चाहिए। नए विचार लाएंगे तो तनाव वैसे भी कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको लिख लेना आप। फिर है अगला प्रश्न, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है और इसे बनाए रखने के तरीके क्या हो सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए एक आध कोई बच्चा आ जाओ और किसी को बनता होगा तो आके बता दो यहाँ पे सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। सकारात्मक दृष्टिकोण विपरीत परिस्थिति अथवा परेशानी के समय स्वयं पर नियंत्रण रखना सकारात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। फिर से बोलो तेज। विपरीत परिस्थिति अथवा परेशानी के समय स्वयं पर नियंत्रण रखना सकारात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। वेरी गुड। विपरीत परिस्थिति में स्वयं पर नियंत्रण रखना। देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण का ही मतलब है जब हमारे फेवर में कोई चीज नहीं है, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, उसके बाद भी स्वयं पर नियंत्रण रखना सकारात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। एग्जाम्पल, अभी हम पढ़ रहे हैं, बाहर से गाड़ी मोटर चल रही है, बाहर शोर शराबा हो रहा है, उसके बाद भी किसी भी परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रखना, हमेशा प्रसन्न रहना सकारात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। और आप चाहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहे तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यायाम करना। अगर आप व्यायाम करते हैं डेली तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा। फिर अच्छा वाला आहार, जो अभी हमने लिखे थे ना, स्वच्छ आहार, स्वच्छ और स्वस्थ आहार, हमें स्वस्थ आहार करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा या फिर पढ़ाई करते रहेंगे तो भी अपना दृष्टिकोण खराब नहीं होगा। हमेशा नींद लेनी चाहिए, पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी होती है जिससे सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहता है। उसके बाद दोस्तों और परिवार से बातचीत करना। अगर आप दोस्तों से बात करते रहते हैं, परिवार के सदस्यों से बात करते रहते हैं तो आपका दृष्टिकोण हमेशा अच्छा रहता है। देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन था सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, तो आपने कहा कैसी भी परिस्थिति में स्वयं पर कंट्रोल रखना, स्वयं के विचारों पर नियंत्रण रखना सकारात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहते हो तो आपको शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ आहार करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, दोस्तों और परिवार से बातचीत करना चाहिए और समय प्रबंधन करना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है, समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में जब सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं तो समय प्रबंधन क्या है और समय प्रबंधन कैसे करते हैं इसका भी मैं उत्तर उसमें ले लूंगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकार क्या है। विकार जो होता, व्यक्तित्व विकार स्टार्ट कर दिए। व्यक्तित्व विकार क्या है, इसे दूर करने के तरीके। व्यक्तित्व विकार जो होता है, कोई व्यक्ति उसके अंदर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो वो व्यक्तित्व विकार है। जैसे कोई व्यक्ति है वो दूसरों पे हमेशा चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, किसी की भावनाओं के साथ खेल रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तो वो कौन है, उसके अंदर क्या है, व्यक्तित्व विकार है। जैसे कोई व्यक्ति है उसकी आदत है हमेशा गुस्सा करना, चिल्लाना, किसी की भावनाओं के साथ खेलना, परेशान करना, तो वो कहलाता है व्यक्तित्व विकार। अगर कोई व्यक्ति के अंदर ऐसी परेशानी है, ऐसा व्यक्तित्व विकार है और उसे वो ठीक करना चाहता है, व्यक्तित्व विकार को दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें हमेशा बिजी रहना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, जिसके साथ आपके व्यवहार ठीक नहीं है उनसे बार बार बातचीत करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ भोजन करना चाहिए, दोस्तों और परिवार लोगों से बातचीत करना चाहिए। इस तरह से आप अपने व्यक्तित्व विकार को दूर कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति जिसके अंदर दूसरों को परेशान करना, चिल्लाना, अपनी गलती नहीं मानना, किसी की भावनाओं के साथ खेलना, तो वो क्या है, सब व्यक्तित्व विकार है। और अगर आप व्यक्तित्व विकार दूर करना चाहते हैं तो उसका तरीका है व्यक्तित्व विकार दूर करने के कि जिसके साथ आपके संबंध ठीक नहीं है उसके साथ संबंध सुधार लें, हमेशा व्यायाम करें, समय प्रबंधन करें, दोस्तों और परिवारजनों से बात करें, तो इस तरह से आप व्यक्तित्व विकार दूर कर सकते हैं। और हमेशा काम में बिजी रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। लास्ट प्रश्न लिए हमने, प्रेरणा क्या है और इसके प्रकार लिखिए। प्रेरणा मतलब होता है अपने व्यवहार कार्य को, देखिए प्रेरणा का मतलब ही होता है मकसद। प्रेरणा का मतलब होता है मकसद। अपने मकसद को पाने के लिए
अपने व्यवहार कार्य को पूरे लक्ष्य के प्रति झोंक देना। किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार और कार्य को लक्ष्य के प्रति निर्देशित करना प्रेरणा कहलाता है। और प्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, एक होती है आंतरिक प्रेरणा और एक होती है बाहरी प्रेरणा। दोनों समझ लेते हैं जल्दी से। आंतरिक प्रेरणा मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब स्वयं मन कर रहा है, किसी कार्य को करने के लिए जब स्वयं ही मन कर रहा है तो वो आंतरिक प्रेरणा कहलाएगा। जब हम अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो वो आंतरिक प्रेरणा है। और जब हम किसी के कहने पर, किसी के डर पर, किसी लोभ और लालच के कारण कोई काम कर रहे हैं तो वो कहलाएगा बाहरी प्रेरणा। जैसे कि हम अपने घर का काम कर रहे हैं, जैसे हमने अपने खुद के कपड़े मर्जी से धो लिए तो वो आंतरिक प्रेरणा है। अगर मम्मी ने डांटा है कि जाओ और कपड़े धो तो वो बाहरी प्रेरणा है। जैसे स्कूल में बोला गया है कि आप डेली स्कूल नहीं आएंगे तो आपको प्राइवेट कर दिया जाएगा, आपको नोटिस दी जाएगी, तो वो बाहरी प्रेरणा। किसी के डर में, किसी के दबाव में या लोभ के कारण, किसी कुछ मिलने वाला गिफ्ट के कारण कोई काम कर रहे हैं तो बाहरी प्रेरणा। जब स्वयं आपका मन हो रहा है कुछ काम करने का तो वो आंतरिक प्रेरणा। इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में 8 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। अगले पार्ट में और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस।